प्लाज्मा प्लाज्मा हमारे शरीर का जो एकदम लिक्विड पार्ट होता है ब्लड के भी दो पार्ट होते हैं जो बोला कि प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स है वो थोड़ा सा सॉलिड पार्ट कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कण कण करके पार्ट्स रहते हैं और वो क्योंकि वो सेल्स ही हैं इसलिए। और जो प्लाज्मा है वो पूरा लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट है, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर को ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। ब्लड के अंदर अगर हम लोग आरबीसी को निकाल देते हैं तो जो भी चीज बचेगी वो उसे हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। यानी प्लाज्मा हम लोग किससे कहते हैं कि जिसके अंदर से आरबीसी उसमें नहीं है, रेड ब्लड सेल्स, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। और उसका कलर कैसा है? लाइट येलो कलर का उसका कलर है, पीला, हल्का पीला कलर है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर का खून तो लाल कलर का रहता है और प्लाज्मा का मैं अभी बता रहा हूँ कि कलर थोड़ा सा पीला, हल्का पीला कलर का रहता है। वो कैसे है? हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर जो उसका जो कलर होता है वो लाल होने के कारण हमारे शरीर का खून लाल दिखता है। इसलिए पहले ऊपर क्या बताया गया है कि ब्लड के अंदर से यदि हम लोग आरबीसी यानी लाल कलर निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो पीछे जो बचेगा वो पीला कलर का, हल्का पीला कलर का रहेगा, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसका ये जो लाइट कलर है उसको ये कलर देने का काम जो है हमारे खून के अंदर है ना, एक प्रोटीन होता है, कलरिंग पिगमेंट, उसे प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर लिवर में बनता है। तो ये जो हल्का पीला कलर जो प्लाज्मा को मिलता है वो एक बिलीरुबिन करके प्रोटीन है जो लिवर में बनता है और वो बन के वो सीधा वापस वहां से तो डायरेक्टली खून में मिक्स हो जाएगा। तो वो जो प्रोटीन उसके अंदर मिलेगा तो वो प्रोटीन है जो प्लाज्मा को हल्का पीला कलर देने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि जो भी फॉस्फेट, मैग्नीशियम, जो भी खनिज पदार्थ हैं उसको ये सब प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। हम लोग ने पहले आगे देखा कि ये सब खून के अंदर मिलकर के सेल तक जाएगा, तो ये सब जो प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे क्योंकि वो खून यानी खून के अंदर से आरबीसी निकाल दिया तो प्लाज्मा है, यानी एक खाली एक आरबीसी को एक अलग किया है, बाकी तो आरबीसी भी एक ब्लड का ही पार्ट है। उसके अंदर 90% जितना पानी होता है प्लाज्मा के अंदर और उसके अंदर ग्लूकोज और मिनरल्स होता है 1% होता है और प्रोटीन होता है इसके अंदर 9% जितना प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के भी काफ़ी सारे प्रोटीन होते हैं। हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन के भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन, ये सब प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। ये सब हमारे ब्लड को जमाने के लिए काम में आते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग का जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल से ये सब प्रोटीन के बारे में अंदर जानेंगे थोड़ा सा। खून ये प्लाज्मा के अंदर ही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर ही होता है। हार्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। एमाइनो एसिड यानी फूड इंग्रेडिएंट्स यानी फ्रूट के अंदर जो भी हम लोग ने एब्जॉर्ब किया है, हमारा जो खाना खाया है उसमें से एमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, ये सब भी उसके अंदर ही खून के अंदर ही होते हैं। और उसके साथ साथ में उसके अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं। अब हमें काफ़ी बार बोला जाता है कि आप सीरम टेस्ट करवा लीजिए। तो सीरम क्या होता है? सीरम यानी प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, वो उसमें से अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हम लोग निकाल देते हैं तो जो बाकी का जो हिस्सा रहेगा यानी आरबीसी के साथ में
अरे सॉरी, आरबीसी प्लाज्मा के अंदर नहीं आता है। आरबीसी निकल जाएगा और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो भी निकाल देंगे, तो बाकी का जो पार्ट बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। तो सीरम ब्लड क्लोटिंग के अंदर पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन वो मेन प्रोटीन होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो जब खून का थक्का जमता है तो उसके अंदर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही उसको थक्का बनने की प्रोसेस यानी क्लोटिंग की प्रोसेस बरोबर अच्छी तरह से होती है। अगर फाइब्रिनोजन नहीं है उसके अंदर तो ब्लड क्लोटिंग होना संभव ही नहीं है। इसलिए सीरम जो है, तो सीरम के अंदर ये फाइब्रिनोजन होता नहीं है, इसलिए सीरम एक ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर वो पार्ट नहीं ले सकता है। और साथ साथ में हेपेरिन करके एक एंटी एजेंट, एंटी क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर अभी ये जो आगे आपने जो प्रोटीन देखे हैं ये सब प्रोटीन है, उसको खून का थक्का जमाने का काम करते हैं। लेकिन ये हेपेरिन है वो क्या काम करता है, खून का थक्का नहीं जमने देने का काम करता है। ये हेपेरिन कब एक्टिव होगा, जब हमारे शरीर के अंदर की साइड खून का थक्का बनने की प्रोसेस होता है वो शरीर के बाहर की साइड में होता है, और जो खून शरीर के अंदर की साइड में खून जम ना जाए, यानी हमारे समझो मगज के अंदर, माइंड के अंदर जो खून एकदम छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो उसके अंदर यदि खून जमना शुरू हो गया तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अटक जाएगा। हमारे शरीर के अंदर भी किधर भी खून जम गया तो ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, तो हमको हार्ट अटैक आने की संभावना भी खड़ी हो सकती है। लेकिन हेपेरिन जो प्रोटीन है, हेपेरिन जो फैक्टर है, वो उसे खून का थक्का जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर की साइड में। तो ये एंटी क्लोटिंग हमारे लिए भी ये बनाने का कार्य भी लीवर ही करता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य है ग्लूकोज को सेल तक लेकर जाना, यानी हम लोगों ने जो भी खाना खाया है तो जो ग्लूकोज है उसको सेल तक लेके जाने का कार्य करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा सेल तक लेके जाएगा, फिर वो सेल के अंदर एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोगों ने पहले सेल का चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है, और जो ऑक्सीजन साथ साथ में ही रहता है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर जाकर के ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल के जो उसके अंदर ये प्रोसेस होगी, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी तीनों अलग होंगे, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खून में मिला करके वो हार्ट तक लेके जाएगा, जैसे हमने आपको पहले बताया। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो मुख्य कार्य रहता है वो प्लाज्मा का ही होता है, क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, मुख्य प्रोटीन होता है वो। बाकी जो ऊपर के जो 5 प्रोटीन थे वो सारे कार्य करते हैं, लेकिन इसके अंदर मेन काम इसका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का रहता है। और ब्लड का पीएच वैल्यू रेगुलेट करता है, यानी कहीं पर भी हमारा शरीर के अंदर अगर हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो उसको अल्कलाइन करने का काम भी प्लाज्मा का ही रहता है। प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे जो विटामिन मिनरल्स रहते हैं और ऑक्सीजन भी रहता है, तो ऑक्सीजन का भी मुख्य काम यही रहता है। प्लाज्मा के अंदर जो एसिड का प्रमाण यदि बढ़ जाता है तो उसको अल्कलाइन तक लेके जाने का काम भी, और पानी अंदर जो रहता है साथ में, तो पानी भी एसिड लेवल को घटाने का कार्य करता है। वो हम लोग एसिड और अल्कलाइन में आगे देखेंगे चैप्टर में। ब्लड सेल्स के 3 पार्ट हैं। ये ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड के सॉलिड पार्ट के अंदर आएगा। ब्लड सेल्स के अंदर इसके 3 पार्ट हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आपने काफ़ी जगह पर सुना होगा, ब्लड की रिपोर्ट निकालते हैं उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट्स में लिखी जाती हैं। उसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स करके, या तो फिर उसके जो बायोलॉजिकल नेम है
उसके अंदर भी उसको लिखा जाता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल्स, यानी रेड सेल्स हो गया। वाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब वाइट और साइट्स मतलब सेल, यानी वाइट सेल्स हो गए। और प्लेटलेट्स यानी उसका बायोलॉजिकल नाम है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बो यानी क्लोट्स, तो उसको क्लोट और क्लोटिंग जमाने के जो काम में आता है उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। और साइट्स मतलब सेल्स, आपको पता है। उसकी क्वांटिटी, उसका रेशियो हमारे खून के अंदर कितना होता है, जो सेल्स हैं ये अभी तीनों तो होते हैं बराबर है, तो लेकिन इसके रेशियो क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसका रेशियो है 600:1। वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम रहते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मिलियंस में होते हैं, यानी 50 लाख 60 लाख ऐसे मिलियंस में होते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स है वो थाउजेंड्स में होते हैं, 8 से 10 हजार ही होते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो लाखों में होते हैं, यानी उसका क्वांटिटी रहेगा 4-5 लाख के करीब, तो नॉर्मल रेंज गिनी जाती है। तो प्लेटलेट लाखों में होते हैं, तो उसका जो रेशियो है वो 40 होता है, 40 के सामने 1, यानी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट का रेशियो निकालेंगे तो भी 600:40 आएगा। तो प्लेटलेट के सामने व्हाइट ब्लड सेल्स का निकालेंगे तो 1:40 आएगा। तो ये उसका रेशियो रहता है। अब उसका साइज कैसा रहता है, साइज के अंदर कौन सा ये जो तीनों हैं, तीनों में से कौन से बड़े रहते हैं, कौन से छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे एक नियम है कि जो सेल की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा है वो उतने छोटे रहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सेल का साइज बड़ा रहेगा। तो इसके अंदर थाउजेंड्स में कौन से सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स है, तो उस लार्जेस्ट उसकी साइज है। और रेड ब्लड सेल्स है वो मिलियंस में होने के कारण उसकी संख्या, उसका साइज रहेगा छोटा। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा आपको याद रखने के लिए ट्रिक दिया हुआ है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब रेड और साइट्स मतलब सेल, रेड सेल्स। रुधिराणु में उसकी क्वांटिटी लगभग 95% होती है, क्योंकि वो मिलियंस में है, उसकी क्वांटिटी 95% होती है। मेल के अंदर होता है 4.5 to 5.5 मिलियन mmHg, Hg यानी हीमोग्लोबिन। और फीमेल में होता है 4 to 4.5 मिलियन mmHg। उसकी लाइफ साइकिल है 120 दिन की। 120 दिन के अंदर वो अपने आप डेड हो जाते हैं। तो उसके 120 दिन के बाद वो प्रोड्यूस होता है। आपको पहले ही बताया था, खून हमारा बनता है बोन मेरो के अंदर, यानी ये भी बनता है बोन मेरो के अंदर। ये कितनी क्वांटिटी में बनता है, 4 to 5 बिलियन पर आवर। 1 घंटे के अंदर 4 to 5 बिलियन तक बनते हैं। और वो डेड कहाँ होते हैं, जाकर के डेड होते हैं स्प्लीन या तो फिर लीवर में जाके, ये इसका मरण, उसका मृत्यु वहाँ पर होता है। और ये स्मॉलेस्ट इन साइज हैं वो, जैसे आपको मैंने पहले की स्लाइड में भी आपको मैंने दिखाया कि जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसका साइज कम, तो ये बहुत छोटे होते हैं, यानी बहुत ही छोटे मात्रा में। लेकिन ये काफ़ी सारे होने के कारण खून का कलर हमारा लाल रहता है। उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ये सेल हैं, लेकिन ये सेल कैसे हैं, इसके अंदर केंद्रक नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, यानी इसके पास में दिमाग नहीं है। ये बायोकॉन्केव डिस्क शेप के रहते हैं, यानी गोल रहते हैं, और बीच में से थोड़े चपटे रहते हैं, और यानी फूले हुए भी रहते हैं। जैसे वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे वो मेंदू वड़ा रहता है, बीच में से होल रहता है, लेकिन वो इसमें बीच में से खाली चपटा रहता है, यानी पूरा शेप रहेगा। मेंदू वड़े के जैसा होल नहीं होगा, लेकिन वो उस प्रकार के ही शेप में होते हैं। और वो अंदर से खाली होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन।
और हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन यानी आयरन आयरन लेवल हम लोग कैसे मेजर करते हैं इसके अंदर से। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को खींचना। लंग्स में जाएंगे तो एल्वियोलाई में जाकर के जो जैसे ही ब्लड यहाँ से पास होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे, तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये बाजू में ऑक्सीजन जो पड़ा हुआ रहेगा उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो वो ऑक्सीजन को खींच लेगा और वापस अपने साथ में लेकर के शुद्ध यानी इसे शुद्ध लोही कहते हैं, शुद्ध खून कहते हैं, ये वापस हार्ट में जाएगा, वापस जाएगा ब्लड में, वापस सेल के पास जाएगा। अब जैसे जैसे हम लोग कभी कभी ऊंचाई पर जाते हैं तो जैसे ही हम लोग पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं यानी हमारा माइंड एक सिग्नल दे देता है कि इसका एक रीजनरेशन प्रोसेस भी होता है आरबीसी का, वो स्प्लीन में जाकर मरते हैं लेकिन उसका रीजनरेशन भी वहीं पर ही होता है और वो थोड़े दिनों के बाद वापस अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं और वो स्प्लीन में ही रहते हैं। और जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर 10% जितने वो बढ़ जाते हैं, तो अचानक कहाँ से बढ़ेंगे? तो वो जो स्प्लीन के अंदर जो खून आरबीसी बन के पड़े हैं तो वहाँ से वो आरबीसी को वहाँ से खींच लेंगे और वो वापस डायरेक्टली जाएंगे लंग्स में और वहाँ से वापस ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर के अंदर तैयार रहेंगे। तो उसकी साइज भी बढ़ जाएंगी, उसका शेप भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर उसके अंदर साथ में कैरी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऊपर हवा पतली रहती, तो जब हवा ज़्यादा पतली हो जाएगी तो हमें वहाँ पर हवा ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो उसमें से भी ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा। तो हम लोग नाक में लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हवा के अंदर से हवा के अंदर काफ़ी सारे गैसेस होते हैं, वो गैस में से हमारा शरीर उसमें से खाली ऑक्सीजन ही हमारे उसके अंदर अपनी ओर आकर्षित करता है, हीमोग्लोबिन, और बाकी सब गैसेस ऐसे ही नाक से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसकी संख्या है वो 10% जितनी इसलिए बढ़ जाती है कि वो हम लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं। और रात को सोते समय आरबीसी की संख्या 5% जितनी कम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि रात को सोने के समय पे हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जब हम सो जाते हैं तो आरबीसी अपने आप 5% जितने कम हो जाते हैं। ये एक बहुत ही माइनर प्रोसेस है, वो अपना शरीर के अंदर चलते रहता है। और रेड ब्लड सेल्स अगर हमारे शरीर के अंदर कम हो जाते हैं तो हमें एनीमा या एनीमिक कंडीशन हमारी हो जाती है। तो और एक कार्बन मोनोऑक्साइड करके एक दूसरा गैस है जो हवा के अंदर रहता है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से बनता है? धुएं में से बनता है। जैसे एक डीजल का धुआं है या फिर कुछ लकड़ी वगैरह जलाई है तो उसको जलने से जो धुआं बनता है वो, तो जो कार्बन उसके अंदर ऑक्सीजन तो होता नहीं है। तो हमारे अंदर जो रेड हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो ऑक्सीजन की बजाय एकदम जो खींचेगा त्वरा से जल्दी से, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचने से उसका कलर तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। आयरन जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो हमको काफ़ी सारे चित्रों के अंदर बताया जाता है ब्लू कलर, यानी वो अशुद्ध लोही। तो शुद्ध होकर उसके अंदर ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलने के कारण उसके अंदर जो आयरन रहता है उस प्रोसेस होकर के उसका कलर लाल हो जाता है वापस। तो लाल कलर होने के बाद यदि ऑक्सीजन अगर उसको लंग्स में मिला नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर खींच लेगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे शरीर में घुमाएगा, तो जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान करता है। यानी हमको ज़्यादा समय तक धुएं में कहीं पर रहना नहीं चाहिए, इसके लिए ये कहा जाता है कि हमको कहीं पर ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। अब ये जो अभी मॉडर्न एज है उसके अंदर हमारी जो घर की गाड़ियाँ होती हैं, कार,
हम लोग डीजल की कार लेके चलते हैं और एसी वगैरह सब ऑन रखते हैं और उसके कारण हम लोग गाड़ी के दरवाजे कांच वगैरह सब बंद रखते हैं। तो बंद रखने के कारण उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कभी हम लोग ट्रैफिक में अटक गए तो काफ़ी घंटों तक समझो हम लोग उसके अंदर ऐसे ही बैठे रहें तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में बढ़ जाने के कारण हमको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए धुएं में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ हो वहाँ पर हमें ज़्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए। और ऑक्सीजन का अगर हमारे ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर वापस शरीर के बाहर निकालना, बस यही ब्लड का मुख्य कार्य है। और आरबीसी भी यही काम करता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी यानी जो भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य काम है कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो केमिकल फार्मूला भी लिखा हुआ है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6 यानी O6 यानी ऑक्सीजन को तोड़ करके वो CO2 H2O और ATP यानी ऊर्जा में एनर्जी में रूपांतरित होता है और इसलिए ही ऑक्सीजन न मिलने पर हमारी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी बार हमको ये पता नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, हमको पता है हम ऑक्सीजन मिलने पर ही हम लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन क्यों ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है? ये रीज़न के लिए कि ऑक्सीजन का मुख्य कार्य ऊर्जा को उत्पन्न करना। यदि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी तो हमारा शरीर तुरंत हार्ट अटैक की पोजीशन में भी आ सकता है। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा सोल्यूबल कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन हीमोग्लोबिन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित करता है क्योंकि वो एकदम इजीली सोल्यूबल है ऑक्सीजन से भी, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी HbCO। इसका केमिकल फॉर्मूला है जो धुएं में होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब वाइट, सफ़ेद कलर, और लिम्फ और ल्यूको ये दोनों का कलर हमेशा वाइट ही होता है। इसके लिए ये वर्ड खाली इंग्लिश में हम लोग मैं साथ साथ में क्यों बताता हूँ तो आपको ध्यान में रहे, इसलिए साइट्स मतलब सेल्स, यानी ये सेल ही है। इसकी क्वांटिटी पहले आपको बताई थी, इसकी क्वांटिटी थाउजेंड्स में होती है, यानी 8000 से 10,000 ही होता है और वो मेल और फीमेल में दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहता है, उसके अंदर कोई दूसरा ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। इसकी लाइफ साइकिल है 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन के अंदर वापस उसको नया बनाना पड़ेगा। अभी इतनी कम क्वांटिटी है और 2 से 4 दिन के अंदर ही नए बन जाते हैं क्योंकि सतत उसका काम रहता है रोग प्रतिकारक। हमारे शरीर के अंदर जो भी फॉरेन बैक्टीरियाज वायरस वगैरह आते हैं तो उसको फाइट करके उसको बाहर निकालना, ये इसका मेन कार्य रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर हमारा एनवायरनमेंट अभी आजकल का जो भी है तो ज़्यादा पोल्यूटेड भी हैं, ज़्यादा हमको अनहाइजीनिक कंडीशन में भी हम लोग रहते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया से वायरस है वो हमारे शरीर में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये फाइट करने का काम भी इसी का रहता है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, यानी ये दिमाग वाला सेल है, इसके ब्रेन है इसके पास में। अगर इसके पास में ब्रेन है तो उसका ब्रेन का कार्य मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ वो आगे क्या कार्य करता है। और इसके अंदर लाइजोसोम्स भी होता है, यानी अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और लाइजोसोम्स होने के कारण अगर बाहर के जो भी कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अंदर आते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये लाइजोसोम्स से ही होता है। लाइजोसोम्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सेल के चैप्टर में, सेल के अंदर लाइजोसोम्स होता है, वो उसके अंदर एसिड निकलता है, तो डिस्ट्रक्शन ये उसका मेन कार्य डिस्ट्रक्शन का रहता है। और अगर उसके अंदर न्यूक्लियस है यानी उसके अंदर DNA और RNA है
अभी हमारा जो खून का टेस्ट होता है उसमें से डीएनए और आरएनए निकाल दे, डीएनए टेस्ट होता है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स में से वो निकाल कर उसका टेस्ट होता है। इसे फाइटर सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो सतत हमारे रोगों से हमारा रक्षण करने का काम उसके अंदर सतत चलता रहता है। इसके फाइटर सेल भी बोलते हैं, ये बॉडीगार्ड सेल भी कह सकते हैं इसे, या इसे सोल्जर सेल भी कहते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक छोटे छोटे कण वाले होते हैं, डॉट 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 वाले रहते हैं, और दूसरे होते हैं जिसके अंदर कोई डॉट्स नहीं होते, यानी ग्रेन्युलर, यानी डॉट डॉट डॉट, यानी कण कण वाले हैं, तो उसको ग्रेन्युलर बोलते हैं। और एक ग्रेन्युलर यानी कोई जो कण नहीं है उसमें वो। तो ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स के तीन प्रोटीन्स हैं, वो है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको जो सीबीसी का रिपोर्ट निकलता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, कि किसकी क्वांटिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। और ये इसलिए आपको ये समझना, ये सब चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एसिनोफिल जो होता है, बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल की क्वांटिटी मिनिमम रहती है हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर, और वो उसका मुख्य कार्य रहता है एलर्जी से फाइट करना। हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी हो जाती है तो हमारा ये जो बेसोफिल है उससे फाइट करता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो हमको ये पता चल सकता है कि हमको कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गए, कोई एलर्जी हो गई है। न्यूट्रोफिल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रहते हैं, और ये फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। वो फेगोसाइटिक नेचर यानी जो भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी रहते हैं उसको खाने का काम न्यूट्रोफिल का रहता है, और इसकी क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो अच्छी तरह से हमारे शरीर को गार्ड कर सकते हैं। और एसिनोफिल फाइट करता है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। ये प्रोटोजोआ करके एक बैक्टीरिया की एक फैमिली होती है। वायरस और बैक्टीरिया की काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के हमारे साइंटिस्ट ने बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उसके ढूंढे हैं, और वो ढूंढने के बाद उसके अंदर उसकी फैमिली को कैसे फॉर्म किया है कि एक प्रकार के जैसे उसके गुण होते हैं, क्योंकि जैसे कि मलेरिया सेल्स हो गया, या ये हमको प्रोटोजोआ हो गया, ये कोरोना हो गया, तो इस प्रकार के जो अलग अलग सबके गुण धर्म जिस बैक्टीरिया के एक ही तरह के रहते हैं उसकी एक फैमिली बनाई जाती है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया उनको फैमिली के बिलोंग करते हैं, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उससे फाइट करने का काम एसिनोफिल का रहता है, और ये वायरस से भी फाइट करता है। जो वायरस शरीर के, वायरस किसे कहते हैं कि जो वायरस है वो शरीर के बाहर रहता है तो इनएक्टिव रहता है। समझो जैसे हवा में रहेगा, या कोरोना वायरस है, जैसे वो कोरोना वायरस है वो बाहर की साइड में इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे मुंह के अंदर उसका प्रवेश होगा फिर वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो लंग्स में और गले में। अगर वो गले से अगर हमारे पेट में चला जाता है तो इतना वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो पेट के अंदर ही उसके जो अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो भी एसिड निकलते हैं वो ही उधर उसको ख़त्म कर देंगे, तो उसके अंदर वो आगे बच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वो लंग्स में चले गए तो फिर हमको नुकसान कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसका खुराक ही वाइट ब्लड सेल होता है, तो उसको खाने का ही काम करते हैं। तो हमारे शरीर में से वाइट ब्लड सेल कम भी हो सकते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, ये भी होता है। तो एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसके अंदर होते हैं एक लिम्फोसाइट, उसको टी सेल्स भी कहते हैं, और एक दूसरा होता है मोनोसाइट। दोनों का फंक्शन सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट, जो टी सेल्स कहते हैं,
वो उसका साइज एकदम छोटा रहता है और मोनोसाइट का साइज बड़ा रहता है। अब लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है कि शरीर के अंदर जो भी एंटीबॉडीज हैं या कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है, वायरस है, वो जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होता है उसका, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एकदम अलर्ट हो जाती है। तो पहले जाकर के लिम्फोसाइट को बोलेंगी कि आप आ जाइए, अभी आपका ये फॉरेन बॉडीज इधर आ गई है। तो वो क्या करेंगी, उसके साथ फाइट करके उसको मार डालेंगे। तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको खाने का काम किसका है, ये मोनोसाइट का रहता है। तो मोनोसाइट इसको खाने का काम करेंगे और इसको फाइट करने का काम रहेगा लिम्फोसाइट। अच्छा, इसके फंक्शंस, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनके फंक्शंस एकदम सेम है। एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट के फंक्शंस तो सेम है लगभग, तो लेकिन ये कब काम करते हैं, ये काम करते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, क्योंकि इसके पास में, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ब्रेन है। तो हमको छोटे बच्चे को हम लोग कभी क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। जैसे हम लोग पोलियो की वैक्सीन दिया या टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जो बीमारी के वैक्सीन देते हैं वही बीमारी के कीटाणु उसके अंदर रहते हैं। तो वो कीटाणु हम लोग शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। प्रवेश होने के बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करेगी, तो वो ट्रेन हो जाएगी कि वो एकदम वीक कंडीशन में होते हैं कीटाणु, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया से फाइट करके हमारा शरीर सीख लेगा कि भाई हाँ, इस प्रकार के अगर यदि कोई भविष्य में वायरस या बैक्टीरिया आएगा तो हमको इससे साथ में इस तरह से फाइट करना है, उसको ऐसे खत्म करना है। तो वो उसकी एक मेमोरी बना करके, मेमोरी सेल्स बना करके वो वाइट ब्लड सेल्स अपने पास में स्टोर करके रखेगा। और ये तो हम लोगों ने बचपन में लिया है, लेकिन ये भविष्य में भी कभी हमारे शरीर के अंदर टाइफाइड है या पोलियो है या इस प्रकार के हम लोगों ने अगर वैक्सीन लिए हैं, तो ये वैक्सीन के ट्रेनिंग अंदर हमारे शरीर में हो गई है, तो इन फ्यूचर भी हमारे शरीर के अंदर ये वायरस आते हैं तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे वाइट ब्लड सेल के पास में उसकी पूरी ट्रेनिंग है, उसके पास उसकी मेमोरी है। तो वो उसको डिस्ट्रॉय करके उसको कैसे ख़त्म करना है उसको पता है। इसलिए वो एडवांस लेवल का वर्क करते हैं और ये फ्यूचर का भी काम करते हैं। फ्यूचर में भी हमको आगे जाके प्रोटेक्शन देने का काम भी यही सेल्स करते हैं। कोई नया बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में आ जाता है जिसको हम लोगों ने समझो कभी वैक्सीन भी नहीं लिए हैं, तो भी ये ऐसे फाइट कर मेमोरी में स्टोर कर देंगे कि इन फ्यूचर हमारे शरीर में इस प्रकार की यदि कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको कैसे फाइट करना है, तो सीख के अपने आप ही पूरा, यानी एक पूरा ऑटोमेटेड ऑटोमेशन सिस्टम, तो वो इसी प्रकार से वो चलते रहता है। वाइट ब्लड सेल्स के जो डिजीज हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। पहले देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमको सारी बीमारियों से हमारा रक्षण करते हैं। वो वाइट ब्लड सेल्स बोन मेरो में भी बनते हैं और स्प्लीन में भी बनते हैं, और डेड कहाँ होते हैं, ब्लड में ब्रेड हो जाते हैं, और वापस उसका रीजनरेशन कहाँ होता है, वापस ब्लड में ही होता है। तो थोड़े दिन के बाद वापस वो उसका रीजनरेशन, वापस वो वाइट ब्लड सेल्स बन जाते हैं। उसका शेप कैसा रहता है, उसका शेप रहता है अनिश्चित। उसका कोई शेप का कोई मतलब कोई आकार एक फिक्स नहीं है। जैसे अमीबा रहता है वैसे ही इसका आकार रहता है। तो इसका ये एक बेनिफिट ये रहता है कि वाइट ब्लड सेल्स एकदम इसका शेपलेस रहता है। कोई बैक्टीरिया अगर आता है तो वाइट ब्लड सेल्स धीरे धीरे नज़दीक जाते हैं और उसको वो एक साइड से अपना शेप खोल देता है। तो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसको धीरे धीरे अंदर की साइड में ले लेगा और वो चारों ओर से अपने आप को वापस कवर कर देगा। तो अंदर वापस जो फाइटिंग का जो काम है, उससे फाइट करने का काम, उसको मारने का काम, तो वाइट ब्लड सेल्स अंदर की साइड में लेने के बाद फिर वो कार्य होगा। फिर वो उसको अंदर ही ख़त्म करेंगे और जो मोनोसाइट है उसको खा जाएंगे, और ज़्यादा एकदम उसका साइज बढ़ जाएगा तो वो लाइसोसोम्स उसके अंदर फट जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा, और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यानी ब्रेन वाला सेल है, उसको पता है कभी डिस्ट्रॉय होना है, कभी रीजनरेट होना है, और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब
काम न्यूक्लियस इसके अंदर होने के कारण ये सब चीज संभव है। व्हाइट ब्लड सेल्स के डिसीज क्या होते हैं? अगर WBC हमारे शरीर के अंदर एकदम अति ज्यादा मात्रा में हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हमारा शरीर उसको सहन कर लेता है, थोड़ा छोटा मोटा इन्फेक्शन लगेगा हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एकदम हाई लेवल पे बढ़ जाता है तो उससे कहते हैं, एक कंडीशन को ल्यूकेमिया, यानी उसके अंदर ब्लड कैंसर उससे कहते हैं, ल्यूकेमिया स्टेज उसके अंदर भी होते हैं। तो समटाइम्स WBC बढ़ने के कारण क्या होता है? WBC के अंदर जो लाइसोसोम्स करके जो पार्ट है, वो पार्ट एक थैली के जैसा होता है, तो उसके अंदर WBC बढ़ जाते हैं, एकदम हायर साइड में हो जाता है। तो WBC के अंदर जो लाइसोसोम्स है उसकी थैली फट जाती है, और वो फटने के कारण लाइसोसोम्स ब्लास्ट हो जाता है, यानी ब्लास्ट हो गया। उसके कारण जो सारे जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो खराब सेल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो साथ साथ में जो अच्छे सेल्स हैं, दूसरे RBC हैं, क्योंकि खून में सब साथ में ही घूमते हैं, प्लेटलेट्स हैं, और विटामिन के अंदर से बॉडी की कंडीशन भी एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि वो एसिडी है उसके अंदर लाइसोसोम्स में, वो खून के अंदर मिल जाएगा तो वापस वो खून भी एसिडिक ही हो जाएगा। तो हम लोग ये ब्लड कैंसर की तरफ हमारे बढ़ने में संभावना बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वो जो सेल्स होता है, ब्लड सेल्स, फर्स्ट स्टेज के अंदर वो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के अंदर उसका फर्स्ट स्टेज किसको कहते हैं? कि जिसमें आपस में मरी हुई सेल्स से आपस में जुड़ जाती हैं, यानी अंदर ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का क्लोटिंग हो जाता है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है कि खून एकदम गाढ़ा हो जाता है, एकदम क्लोटिंग 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 एकदम इकट्ठा होकर के खून को झाड़ा गाढ़ा कर देते हैं। और वो खून गाढ़ा हो गया तो आपको पता है कि लास्ट में क्या होगा, कि थर्ड स्टेज चालू हो जाएगा ल्यूकेमिया का, और आगे जा कर के कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा है इसके अंदर अगर WBC अगर कम है, यानी तो उसके अंदर ल्यूकोपेनिया स्टेज, यानी एक बीमारी है ल्यूकोपेनिया करके, जैसे जिसके अंदर RBC WBC बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो एक अब है HIV एड्स, जैसे आप लोगों ने काफी इसके बारे में काफी सारा सुनकर रखा है कि HIV एड्स बहुत खतरनाक डिजीज है। यानी ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे ना तो इसके अंदर आपको पता चलेगा। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिजीज डेफिशिएंसी वायरस, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी काफी सारी बीमारी, ग्रुप ऑफ बीमारी इसके अंदर आपको साथ में आएगी। कभी भी आप सिंड्रोम वर्ड कभी कहीं पर भी देखें तो इसका मतलब यही होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। HIV जो इसकी फैमिली है, जो मैंने आपको पहले बताया वायरस है ये, तो इसकी फैमिली है रेट्रो फैमिली है। इसके अंदर इस ढंग के काफी सारे वायरस होते हैं, तो ये HIV है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। HIV वायरस का फूड है WBC। HIV वायरस शरीर के बाहर रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाता। यदि हमारे शरीर के अंदर आए, यानी खून से ही अंदर वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको खून के अंदर ही WBC मिलने वाला है। तो और दूसरा, वो जिंदा ही खून में रहेगा, अगर वो खून में नहीं है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए काफी बार हम लोगों ने काफी बार टीवी में ऐड भी आता है, गवर्नमेंट भी सबको बताती रहती है, और डॉक्टर साइंटिस्ट सबको बताते हैं छूने से नहीं फैलता है, कपड़ों से किसी का कपड़े पहन लिए तो ऐसा फैलने का, ये सब चीज नहीं हो सकती है। क्योंकि वायरस, मैंने पहले बताया कि वायरस इनएक्टिव रहता है, कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसके बाद ही वो एक्टिव होता है, उसके पहले वो कुछ नहीं कर पाता है।
तो वायरस को ये हमारे मन में होता है कि हम लोग किसी को छू लिया तो हमको भी HIV हो जाएगा, तो लोग इसको अछूत की तरह भी ट्रीट करते थे। तो अभी काफ़ी सारा डर होने के कारण, लेकिन अभी तो काफ़ी लोग अभी समझ गए हैं। अभी HIV होने का मेन रीजंस क्या है वो अभी देखते हैं। एक तो HIV होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी का खून हमने लिया और उसको अगर HIV है तो हमारे खून के अंदर डायरेक्टली HIV आ सकता है, क्योंकि HIV वायरस है वो खून के अंदर ही जिंदा रहता है। HIV वायरस का होने का दूसरा कारण है किसी को इंजेक्शन दिया है तो इंजेक्शन के ऊपर निडल जो होता है वो इन्फेक्टेड हो गई, क्योंकि खून के टच में आई है वो। अगर वो सेम निडल हम लोगों ने दूसरे पेशेंट को दिया तो उसको भी वायरस होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी जो ओवम और जो स्पर्म रहते हैं उसके अंदर भी एक प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन के अंदर ये जो वायरस HIV वायरस है वो वहाँ पर जिंदा रहता है। तो अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट कोई गलत जगह पर हो गया है जिसको HIV है, यानी उसको गलत बोलते हैं, HIV व्यक्ति के साथ में अगर किसी सेफ व्यक्ति ने अगर सेक्स कर लिया है तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी उसको भी होने की संभावना बढ़ सकती है। और ये मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफर होता है, यानी मदर को है HIV तो उसका बच्चा जो आएगा उसको संभावना बढ़ जाती है बच्चे में कि HIV उसको भी हो पाए। HIV वायरस को टेस्ट करने का जो प्रोसेस है उसे एलिसा टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्ट एसे। उसके लक्षण होते हैं भूख न लगना, वजन कम होना, बुखार, सर दर्द, इस प्रकार के काफ़ी सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके लिए हेवी मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि उसको हम लोग उसको काफ़ी सारी उसके अंदर डिजीज नहीं आवे और उसको फाइट करने के लिए उसकी इम्यून सिस्टम बनी रहे। इसलिए तो जो हेवी मेडिसिन्स देते हैं उसे इंग्लिश में ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स यानी हेवी मेडिसिन्स। तो ये सब करके वो हेवी मेडिसिन्स देके वो इनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, तो वो बढ़ाने के कारण थोड़ा सा उसके HIV वायरस के सामने फाइट करने में उसे पेशेंट को हेल्प मिले, इसलिए